अमन तब आता है जबकि ताकतवर को आप कानून के नीचे लेके आते हैं। अगर इमरान खान कानून तोड़ता है, मेरे खिलाफ एक्शन लो। पार्लिमान की तारीख का एक स्याह दिन था। इससे ज्यादा उर्फान बदतमीजी और गलीज गालिबान शर्मा जाए को एक लफ्ज मिलाने के लिए। वज़ीर आज़म खफा है कि जो हुल्लड़बाजी हो रही थी, क्यों उसमें खलल डाला है। इन चीजों के लिए कमेटियां बनती हैं, महीनों डिबेट होती है। यहाँ पर एक दिन में 20 बिल पास होते हैं। इनका असर इस मुल्क पर बड़ा भयानक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको DNA के स्टूडियो से खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, अंजुम रशीद साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज हमारे पास 4 मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहला सब्जेक्ट, पहली बात, पहली कहानी और पहली स्टोरी है स्पीकर के हवाले से। आज फिर असम्बली में हंगामा हुआ है। कल तो इन्होंने एक दूसरे पर किताबें फेंकी हैं। आज क्या है, किसी ने सैनिटाइज़र की बोतल किसी पे फेंक दी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनाब ये जो अपोजिशन की बैठक है, इसमें हम तय करेंगे कि क्या करना है। फिर फैसला ये हुआ कि शायद स्पीकर के ख़िलाफ़ भी अब अदम एतमाद की कार्रवाई की जाएगी। और ये तीसरी स्टोरी है हमारी कि स्पीकर का जो रवैया है उसके ऊपर जो तनकीद है बिलावल साहब की और नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, वो देखनी है। और फिर है कराची में तजावुज़ात पे अपडेट किया है। बुखारी साहब, ये जो आज किताबों से हुई है और उसमें कहा गया है कि सैनिटाइज़र किसी ने फेंका, किसी को चोट लग गई है, तो इससे पहले कि आप अभी बात करें, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें। जी प्लीज़। कल मैंने ये कहा था स्पीकर साहब से कि इसकी तमाम फुटेज देखें। बड़ी जज्बाती तौर पे आज उन्होंने कुछ लोगों को 3 उधर के 1 उधर के 7 आदमी को कर दिए। मेरा ख्याल है 50 लोग हैं इस सारे हंगामे में। मतलब बस अगर पार्लियामेंट को बचाना है तो उन 50 के ख़िलाफ़, जो भी 50 हैं और बग़ैर किसी सियासी जमात के तल्लुक़ के वास्ते के, उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या ख्याल है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी पार्लियामेंट के अंदर हुआ, इसकी फुटेज पूरी दुनिया में वायरल हुई है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कोई टेलीफोन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इसकी फुटेज नहीं है। तो ये डिटरमिन करना कि ये आग किसने लगाई, किसने इसको फैलाया, कौन ने लगाई, किसने इसको फैलाया, कौन इसके बढ़ावे का बायस बना, ये विजिबल है। ये कोई पर्दे में छुपी हुई बात नहीं है। लिहाजा उसके ऊपर ये रवैया वो रियासत दुजाना वाला कि 3+3+1, 3 हुकूमत के, 3 नून के, 1 पीपल्स पार्टी का, ये कोई स्पीकर के शान के मुताबिक फ़ैसला नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैसला करने से पहले वो प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं जाके, और प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने के आने के बाद वो ये फैसला सुनाते हैं। ये कहाँ के स्पीकर हैं? काहे के स्पीकर हैं ये? स्पीकर तो हाउस का कस्टोडियन होता है। स्पीकर तो नॉन पार्टीजन हो जाता है जब वो स्पीकर की कुर्सी पे बैठ जाता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि तय हुआ था कल के 6 अरकान की कमेटी बना दी जाए। कमेटियाँ पहले भी बनी हुई, आपने देखनी है उनका क्या आशर हुआ। तो अपोजिशन ने बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने कहा कि जी हम तो नहीं देते आपको नाम जो है अपने बंदों के। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो सबसे खौफनाक पहलू है वो ये है कि कहाँ ये जा रहा है, और इसके इंडिकेटर्स भी हैं कि सब कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब की मर्जी, मंशा और उनकी हदायत पर हो रहा है। इसलिए कि जो इजलास स्पोक्स पर्सन का और जो मशीरों का, वज़ीरों का बुलाया गया था, उसी में सीटियाँ बांटी गई, उसी में बाजे बांटे गए। तो जब ये होगा कि लोग ये कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कोट एंड कोट कि चूँकि अपोजिशन मुझे तकरीर नहीं करने देती, लिहाजा मेरी पार्टी जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी स्पीच नहीं करने देगी। मैं ये नहीं कह रहा दावे के साथ कि ये सच है, लेकिन अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा खौफनाक सच है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हुकूमत को भी ये चाहिए कि अगर वो पार्लियामानी निज़ाम चलाना चाहती है, अगर वो उस साजिश का हिस्सा नहीं है जो कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ लाया जाएगा, तो इसके ऊपर वो पार्टीजन अप्रोच छोड़ दे और जो जो जिम्मेदार हैं और फ्रॉम बोथ साइड्स उनके खिलाफ अगर एक्शन ना लिया गया, मुझे ये पार्लियामेंट चलती दिखाई। जय भाई, आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में ये आपकी असेंबली की वो वायरल है, क्योंकि इंसान ने हज़ारों साल के तजर्बे के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि जमहूरियत ही
एक बेहतरीन तर्ज हुकूमत है। और जमहूरियत जो है वो इंसान का एक महज़ब इख्तलाफ राय का एहतराम, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर इख्तलाफ राय का एहतराम ना हो तो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता, और जमहूरियत का फ़ायदा आवाम को नहीं हो सकता, बल्कि जमहूरियत का नुकसान हो जाता है। तो शाइस्तगी का तरीका की ज़रूरत ये थी कि ये लोग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर एक तहजीब का मुजाहरा करें, लेकिन जो बदतहजीबी हुई है इससे ना जमहूरियत और ना पाकिस्तान की तरक्की, ना पाकिस्तान में जो है वो बेहतरी आ सकती है, इसमें बहुत नुकसान हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो ये कि स्पीकर का किरदार जो है वो बहुत गैर मुनासिब है। एक बात ये कि साफ पता चल रहा है कि 40 तो खैर मैंने ज़्यादा कह दिए, एक बड़ी तादाद, मैं गिन नहीं सका, एक बहुत बड़ी तादाद में वुज़रा बदतमीज़ी कर रहे थे, और जो है हुक्मरान पार्टी के लोग बदतमीज़ी कर रहे थे, और स्पीकर साहब ने जो है ना वो 3+4 करके मामला हल कर दिया। इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, और इससे स्पीकर का जो ओहदा है ये भी साबित हुआ कि स्पीकर साहब इस ओहदे के अहल नहीं हैं, और स्पीकर साहब इस असेंबली का कद छोटा कर रहे हैं। इस असेंबली के कद छोटा होने का मतलब है कि पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान में तरक्की का रुक जाना, अमन का रुक जाना, मेरिट का रुक जाना, बेहतरी का रुक जाना, और पाकिस्तान को नुकसान की तरफ लेके जाना, नुकसान से बचाने के लिए स्पीकर को बदलना चाहिए और इस पर दबाव आना चाहिए। बात यह है कि कल जिस तरह हमारी जमहूरी रवायात जिसको हम क्लेम करते हैं और जो असम्बली क्लेम करती है कि जो जमहूरियत का हुस्न है, जहां आपकी हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, जिस तरह उधर तमस्खर उछाला गया लोगों का, और जिस तरीके से एक दूसरे को गाली गलोच की गई, उसके बाद स्पीकर का ये रवैया और प्राइम मिनिस्टर को मिलना और उसके बाद कमेटियां बनाना विदाउट कंसल्टिंग, असूली तौर पे तो होना ये चाहिए था, स्पीकर को अपोजिशन लीडर से मिलना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था, उनकी रिजर्वेशन लेनी चाहिए थी, लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए था, जिस तरह आपने बताया। लेकिन बात यह कि उससे भी अगली बात क्या है कि ये हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो चाहते क्या हैं? क्या वो जो आज से 10 साल से ये जो जमहूरी निज़ाम चल रहा है, 10-12 साल से कंटिन्यूटी में, जो 2011 में आखिरी वाक़या हुआ था, उसके बाद इन्होंने सीखा क्या है? क्या इन लोगों को एहसास नहीं है कि जो 22 करोड़ अवाम हैं वो किस तरह सिसक के इस इन्फ्लेशन के दौर में गुजर रहे हैं, जहां पेट्रोल का भी बम गिरा दिया गया है? क्या इस अवाम में बैठे हुए किसी एक शख्स को एहसास नहीं है? आप देखें, कल पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, पेट्रोल की प्राइस के बढ़ने का मतलब कि ऑलरेडी आपकी इन्फ्लेशन 10% से ऊपर है। करेंगे फिर कभी, लेकिन अभी तो हम यहाँ तक रहेंगे कि स्पीकर का जो कंडक्ट है उस पर क्या करें? देखिए, स्पीकर का कंडक्ट तो इसी में शामिल है ना, उसकी इनकॉम्पिटेंसी तो सबके सामने नुमाया हो गई। उन्होंने अपना जो तजर्बा है या नहीं है उसको खुल के दिखा दिया कि आई हैव फेल्ड टू हैंडल दिस हाउस। इससे ज्यादा वो स्पीकर बेचारा क्या करे जो मशवरे के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर की भी बात देखें, एक तरफ शाम को मैं उनकी तकरीर सुन रहा हूं जहां वो कह रहे हैं कि मदीना की रियासत अक्रॉस दी बोर्ड इंसाफ होना चाहिए, दूसरी तरफ जिन लोगों को आप असेंबली में मना कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये बनता है, मुराद सईद आपके फेडरल मिनिस्टर थे, वो तो जंपे मार के डेस्क के ऊपर डेस्क पे खड़ा था, डेस्क पे खड़े थे और किताबें फेंक रहे थे। पूरी दुनिया ने देखा, आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। वजीर है आपका इंसाफ नहीं, वजीर है या कोई भी है, जब आप क्लेम ये हैं कि अक्रॉस द बोर्ड इंसाफ होना चाहिए, तो फिर उसमें 10 हो, 12 हो, 15 हो, आपने कोई पैमाना नहीं रखा हुआ, 3 इनके करने हैं तो 3 इनके करने हैं। आपने हाउस को चलाना है, इस पैमाने से निकल के अगर 10 इनके जाते हैं तो बेशक अपोजिशन के आप 15 बंदे से। बात यही है कि जो अंजम ने भी कही है, जो जावेद भी कह रहा है, जो बुखारी साहब ने शुरू की, मैं बिल्कुल दोबारा इस बात को रिपीट करना पसंद करूंगा इस प्रोग्राम में। एक खातून रुकन का कहना है कि एक ख़ास पार्टी के लोगों ने बदतमीज़ी की। अब मसला ये है कि सब कुछ रिकॉर्ड पे है। अगर कोई किताब उड़ के जा रही है तो किताब किसने फेंकी और जो उड़ के गई वो भी कैप्चर किया हुआ कैमरे ने। सो ये जो अब इसको झूठ बोला जा रहा है और मजलूम बनने की जो कोशिश की जा रही है, इस झूठ को और इस मजलूमियत के कहानी को ख़त्म करने की जिम्मेदारी भी स्पीकर साहब आप पर ही होती है। आप
वो रोल अदा करें, तारीख आपको याद रखे। और मुश्किल नहीं है, आप एक दफ़ा फिर इलेक्ट हो सकते हैं, 2 दफ़ा इलेक्ट हो जाएंगे, आपका नाम रहेगा। आपको इन तमाम घंटों की, मिनटों की और सेकंड्स की पूरी फुटेज देखनी चाहिए। कोई लिहाज ना करें किसी पार्टी का भी, कोई किसके कितना करीब है छोड़ दें, ये ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि जो कहानियाँ आ रही हैं और जिस तरह से मजलूमियत के ड्रामे टेलीविज़न की स्क्रीनों पर चलवाए जा रहे हैं, उससे नफ़रतें बढ़ेंगी। और मैंने पहले भी वार्निंग दी है और मैं पहले भी महसूस करता हूँ कि अगर ये वाक़यात ऐसे होते रहे, इसका असर नीचे तक जाएगा, गली तक जाएगा, महल्ले तक जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा, देहातों में जाएगा। ये फसाद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ख्वाजात, मैंने जाना है ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वाजात। जो हंगामा हो रहा है, उस हंगामे के दौरान मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की बिलावल के साथ। बिलावल और शहबाज शरीफ ने इकट्ठे होकर बात की है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है हम उसकी मजम्मत करते हैं, और शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हम आइंदा का लाएअमल तैयार करेंगे। अब बड़े मजे की बात है, इस पर भी बहुत शोर मच रहा है, इस पर भी क्या क्या फलसफे आ रहे हैं। ये पीडीएम तो टूट गई थी, पीडीएम तो ख़त्म हो गई थी, ये क्या हो रहा है जी। उनको मैंने समझाने की कोशिश की, भाई ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में अपोजिशन के सारे अरकान अब इख्तलाफ के बावजूद भी इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं। और अब वो इकट्ठे होकर बैठ गए हैं। ये अंजम साहब, अब वो बैठे हैं हुल्लड़बाजी से निपटने के लिए हिकमत अमली तय करना चाहते हैं। गालिबन अभी फैसला नहीं, उन्होंने कमेटी बनाई है कि वो स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद लाएंगे। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ऑलरेडी आ गया, 18 को शायद वोट होगा। देखिए, ये जो अदम एतमाद का लाना है और जो दूसरे इकदाम हैं, ये बिलावल और शहबाज शरीफ मिल के जो उठाना चाहते हैं, उसकी वजह यह है कि बिलावल के और शहबाज शरीफ के इस असेंबली में और इस मुल्क में बहुत ज़्यादा स्टेक हैं। अगर ये सिस्टम जो है वो अवाम तक समरात नहीं पहुंचाता और जमहूरियत जो है वो अवाम को बेहतरी और उनको खुशहाली और उनको सहूलतें और उनकी तरक्की की वजह नहीं बनती, उनकी बर्बादी की वजह बनती हैं और यहाँ अमन कायम नहीं हो सकता, तो ये बिलावल की भी नाकामी है, शहबाज की भी नाकामी है। ये अपनी कामयाबी के लिए ये दोनों मिलकर स्पीकर पर दबाव डालना चाहते हैं कि स्पीकर मजबूर हो कि वो पार्टी की बुनियाद पर फैसला करने की बजाय वो मेरिट पे फैसला करे और उसकी भी इज्जत और उसका फ्यूचर स्टेक पे लगे और वो दबाव में आए। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को भी मजबूर किया जाए कि वो पुरअमन तौर पर और शाइस्तगी के साथ पार्लियामेंट को चलाए। और ये दोनों अगर मिल जाएं तो गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट आइंदा ऐसी कोई बदतमीजी ना करे। और अगर बदतमीजी और गवर्नमेंट को दबाव का शिकार किया सकता है और बहुत से तरीके कार ऐसे अपना सकते हैं कि गवर्नमेंट आइंदा कौमी असेंबली के अंदर बदतमीजी और बदतहजीबी ना करे और असेंबली चले प्रॉपर्ली। बात पता क्या है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से खुद रब्ता किया और खुद मिलने गए। ये एक अच्छा साइन है। जमहूरी रवायात में, जमहूरी सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि अगर आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो कौमी इशू पे लीडर्स को इकट्ठा हो जाना चाहिए, जो बिलावल ने बड़ेपन का मुजाहरा किया एक फायदे के लिए। और दूसरी बात यह है कि अब वो स्ट्रेटजी ये बनाना चाह रहे हैं कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इनकॉम्पिटेंट हैं, वीक हैं, असेंबली को नहीं चला सकते, अवाम को उनकी उम्मीदों के मुताबिक असेंबली अगर परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो ये अपोजिशन का राइट बनता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें। ये एक प्रेशर के तौर गया, होना हवाना इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चेक उन्होंने लगाया है हुकूमत पे और स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन पे। इससे क्या होगा कि हुकूमत को वो प्रेशर में ला के एक सही डायरेक्शन की तरफ ले जाएं। असल बात ये है कि अगर वो प्रेशर में लाके, जो कि आज हुकूमत इस बात पे अड़ी हुई है कि जी आप हमारे साथ बैठ के एग्रीमेंट करें, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब तकरीर करने आए तो आप कोई बंदा चुसकेगा भी नहीं,
ये उनकी डिमांड है जिस पर बुनियादी तौर पर ये सारी लड़ाई हो रही है। और अगर वो इस बात पे आ जाते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। बुखारी साहब, इसमें एक बात और भी है कि ये जो बड़ी बातें हम कर रहे हैं ना, एक और भी इसमें डेवलपमेंट हुई है कि आज फिर शहबाज शरीफ को कहा गया था कि अपनी तकरीर मुकम्मल करें। फिर उसके अंदर इतनी इंटरप्शन हुई कि आखिरकार स्पीकर को उठ के जाना पड़ गया। ये इसको भी शामिल कर लीजिएगा जब हम बात करें। देखिए, जो मेरे साथियों ने गुफ्तगू की है, मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये बिलीविंग वन जोन प्रोपेगेंडा जो है ना, इसने बड़े बड़े लीडर दुनिया में तबाह किए हैं। हिटलर से शुरू हो जाती है बात, तो उसके बाद बेपनाह आगे बढ़ जाती है। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई कल सिर्फ मजलूम थी और उनके ऊपर जुल्म किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, यानी कसूर उनमें से किसी का नहीं था, वो तो ये भी तासुर दे रहे हैं कि हमारे 3 बंदों के खिलाफ भी कार्रवाई जो है बड़ी ज़्यादती हुई है। एक तो ये प्रोपेगेंडा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मानेंगे तो बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, एक बात। दूसरी, मैं समझता हूँ कि इस पूरी सूरत हाल का एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का इफेक्ट भी हुआ है कि अपोजिशन जो है वो फिर करीब आ गई है। ये छोटी बात नहीं है, जिसकी तरफ इन्होंने भी इशारा किया, आपने भी किया। ये जो बैठ गए हैं और ख़ुद चल के आए हैं बिलावल भुट्टो साहब उनके पास, ये अच्छा ओमन है, मैं इसको बुरी बात नहीं समझता। लेकिन एक बात जो मैं ज़ोर दे के कहना चाहता हूँ कि अगर आप कल की और आज की दोनों मौक़ों के ऊपर जो तकरीर करने का अंदाज़ है शहबाज शरीफ साहब का, जो लहजा है, जो ज़ुबान है, उसमें एक का बात नहीं है। कोई ऐसा लफ्ज़ उन्होंने अदा नहीं किया जो किसी को हर्ट करे या किसी की इंसल्ट का बायस हो। 2-3 मरतबा उन्होंने अलबत्ता स्पीकर से ज़रूर कहा कि जनाब मेरी तरफ देख लीजिए, फ्लोर मुझे दिया हुआ है आपने, तकरीर मैं कर रहा हूँ, मैं चेयर को ख़िताब कर रहा हूँ, तो आप मेरी तरफ देख लें। ये अगर दुरुस्त है तो फिर जिस हद तक बात पहुँच गई हुई है, इसको 2 चीज़ें रोक सकती हैं। एक कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको ओवरऑल कंडेम करें, बिल्कुल अपनी पार्टी का ख्याल ना रखें, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जमात ने वही किया जो उन्होंने उनको करने के लिए कहा था। एक तो ये रोक सकता है कि वो अपने कद से ऊपर उठें, पार्टी के फोरम से ऊपर, ही शुड बी हायर देन द पार्टी लॉयलिस्ट, और वो ये कहें कि नहीं ये ज्यादती हुई है, दोनों तरफ से हुई है और मैं अपने वालों को मैं समझाऊंगा, अपोजिशन भी अपने लोगों को समझाए। एक तो ये इस सूरत में ख़त्म हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दूसरा ये था कि स्पीकर एक ऐसा रोल अदा करे जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी है। माजी में हमने देखा है ऐसे रोल हुए हैं। आप ज़ियाउल हक के दौर का शूरा से शुरू हो जाइए, तब भी प्रॉब्लम होता था, स्पीकर यूज टू एक्ट। उसके बाद जितनी सब्सिक्वेंट असेंबलीज हैं उन सब में होता था, लेकिन इसको मैनेज किया जाता था। ये भाई साहब इसको मैनेज करने में हुए हैं नाकाम बुरी तरह से। और ये पार्लियामेंट की उम्मीद लगा के बैठे ना इनसे, मैं एक जुमला बोल दूं, ये मैं आपको फिर बड़े वसूख से कह रहा हूं कि इससे ज़्यादा शर्मनाक सूरत हाल नहीं हो सकती कि किसी पार्लियामेंट में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों के खिलाफ अदम एतमाद की बात ये जो आप उम्मीद लगा के बैठे ना स्पीकर से, वो तो होना नहीं है। बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला जो आपने पिछले 8-10 साल और स्पेशली 3 साल में देखी, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस का है। एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं है। देखना दोनों तरफ नहीं है ना। शहबाज शरीफ ने अपनी पहली स्पीच में क्या कहा था, देखना क्या कहा था, आप याद करें ना, कि हम मिल के चलाते हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। मिसाक जमहूरियत की भी बात की और मिसाक मईशत की भी बात की, तो उसका क्या जवाब आया? फिर अगली बात आ जाए, जब कोरोना टाइम में कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, और तब इमरान खान ने अपोजिशन की बात सुने बगैर छोड़ के चले गए। तो जहां इस तरह का सिर्फ आखिरी बात, प्राइम मिनिस्टर ऐसी इंटॉलरेंस का मुजाहरा करेगा, उधर क्या शायद ये जो सूरत इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है और जहर कातिल है इस मुल्क के लिए कि ये प्लान अंदाज में चौधरी फवाद ने और शाह महमूद कुरैशी ने पहले से ऐलान करके प्लान अंदाज में किया। ये बहुत नुकसानदेह बात है। देखें अंजुम साहब, एक बात और बड़ी अजीब है कि देखें स्पीकर ने सिर्फ टेलीफोन पे बात की है शहबाज शरीफ से और बिलावल से। अब अगर स्पीकर चला जाता तो क्या स्पीकर की सुबकी हो जाती, क्या स्पीकर का कद कम हो जाता? लेकिन पार्लियामेंट की जमहूरियत को एक सपोर्ट मिलती कि स्पीकर किसी का भी नहीं है, स्पीकर ने अब टेलीफोन पे बात करें। मुझसे भी अगर ऐसा कोई रवैया करे और फिर मुझसे टेलीफोन पे बात करे तो मेरे जैसा आम आदमी भी उसको माइंड करेगा कि यार ये खुद भी आ सकता था, इसने मेरे पे फ़ोन पे बात की। और दूसरी बात यह है कि अजीब बात स्पीकर साहब ने की। स्पीकर साहब ने कहा कि मैंने जो फैसला कर रहा हूँ वो ठोस वीडियो सबूतों की रोशनी में कार्रवाई कर रहा हूँ। हम स्पीकर साहब, मैंने कल भी गुजारिश की, मैं आज भी गुजारिश करता हूँ, आइए वीडियो को इंच बाय इंच, मोमेंट टू मोमेंट, सेकंड टू सेकंड देखें
फिर जो भी है पार्लिमानी निज़ाम को बचाने के लिए अगर 30-40 आदमी की कुर्बानी हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने की देनी पड़ती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख्वाजा साहब मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वाजा साहब। अब जो अगला मौजू है वो भी जो मामला चल रहे हैं असम्बली में उसके हवाले से है। अब ये जो मुलाकात है बिलावल की और शहबाज शरीफ की, इसमें काफ़ी मामला ज़ेर बहस आए हैं और काफ़ी लंबी थी। दोनों तरफ के बहुत सीनियर लोग थे। अगर आप वो फुटेज देखें तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी भी मौजूद हैं, राजा अशरफ भी मौजूद हैं, बिलावल साहब भी मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, और दूसरी तरफ भी उनके जो दोस्त इंपॉर्टेंट जो दोस्त हैं, राना सनाउल्लाह साहब थे, इंपॉर्टेंट लोग हैं। उन्होंने काफ़ी इस पर बात की है और फौरी इन्होंने कोई नहीं फैसला किया। तो बुखारी साहब क्या आप देखते हैं कि ये जो हम टीवी पे देख रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है इस मामले में, कोई कुछ कह रहा है, हर आदमी अपनी अपनी राय दे रहा है। आपकी राय सारी सूरत हाल पे क्या है, अगर हम इसको समराइज़ करें सारे मामलात को इस हिस्से में? देखिए 2-3 थ्रेट्स हैं इस वक्त पार्लियामानी निज़ाम को भी, पार्लियामेंट को भी। एक तो ये कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हलकों की तरफ से बात की जा रही है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाने की। ये मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ तो साजिश है ही है, लेकिन ये मुल्क के ख़िलाफ़ भी साजिश है, क्योंकि हम हर 10 साल के बाद बैक टू स्क्वायर वन नहीं जा सकते, एक बात। दूसरी बात ये है कि रवैये, जो जमहूरी रवैये हैं वो अगर नहीं रहेंगे तो जमहूरियत का जितना मर्जी आप राग लापते रहें वो कायम नहीं रह सकती। जो बात आज शायद खान अब्बासी ने कही वो भी अगर सच है तो बहुत तकलीफ दे है, अगर सच नहीं है तो फिर भी तकलीफ दे है कि बात ऐसी करनी चाहिए ऐसी सूरत हाल में जो आग पर पानी का असर करे, बजाय इसके उस पर पेट्रोल फेंका जाए। वो ये कहते हैं कि सब कुछ जो हुआ ये इमरान खान साहब की हदायत पर, उनकी मर्ज़ी के ऊपर, उनके बुलाए गए इजलास में हुआ। जो तकलीफ दे बात है वो ये कि पंजाब असम्बली से वाइब्स आ रही हैं कि उन्हें हदायत दी जा रही है PTI के अरकान को कि यहाँ भी लीडर ऑफ द अपोजिशन को आपने तकरीर नहीं करने देनी। ये रवैया खुदकुशी है। मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ खान साहब, इमरान खान साहब, आपको खिताब करके कह रहा हूँ कि अगर इन बातों में किसी हद तक भी सच है तो ये खुदकुशी है। आपसे अवाम की बहुत तवक्कात थी। एक मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको। दूसरी बात ये कि पंजाब असम्बली में भी बहुत कुछ होने वाला है। आपको पता है पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इसके वसाइल भी बड़े हैं, इसकी पॉपुलेशन भी बड़ी है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो ये है कि जो लोग इस निज़ाम की तबाही का बायस बनना चाहते हैं, बन रहे हैं या बनेंगे, उन्हें ये बात अपने सामने रखनी चाहिए कि एक तो उनका पॉलिटिकल कैरियर भी ख़त्म होगा, हुकूमत से शायद जमहूरियत तो जाएगी कुछ अरसे के लिए, लेकिन नुकसान उनका भी होगा। तो ये एक कौमी सानहा होगा जिससे बचने की हर कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, सर आपने कहा कि आग पर पानी डालने की बजाय आग पर तेल डाल रहे हैं। जी हाँ। हमारे भी लाहौर से एक तल्लक है, कौमी असम्बली के रुकन है, उन्होंने अजीब बात कर दी। उनसे पूछा गया कि आपने किसी मौके पर उन्होंने को गाली दी थी, तो उनसे पूछा आपने गाली क्यों दी, तो उन्होंने कहा कि ये पंजाब का कल्चर है। अब जब कितनी अफसोस की बात है कि पंजाब का कल्चर गाली देना तो नहीं है, तो ये है ह्यूमिलिटी है कल्चर पंजाब का, तो कल्चर ही ह्यूमिलिटी है। वो मैंने जज्बात की नोई है। देखो कि पूछा कि आपने गाली दी, हाँ मैंने गाली दी। तो जहरा आपने मलिका बुखारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली, फवाद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और माशाल्लाह रोहेल असगर साहब की भी बात सुन ली। तो आप क्या बात कर रहे हैं? इधर दोनों तरफ आवे का आवा एक ही डायरेक्शन में बिगड़ा हुआ है। जो टोटल क्या चाहते हैं कि किसी तरीके से ये सिस्टम बैठ जाए और इसके वजन के नीचे ये आप दफन हो जाए। मैं बताऊंगा क्या चाहते हैं। जो कुछ लोग चाहते हैं जिनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश नहीं, एक बात ऐड कर दूं, एक बात, ये दोनों पता क्या चाहते हैं? दोनों तरफ के लोग अपने अपने लीडर को खुश करना चाह रहे हैं, बढ़ बढ़ के जंपे मार के। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो एक मोटरसाइकिलों की उन्होंने पुलिस बनाई है इस्लामाबाद में, उसका उन्होंने इफ्ताह किया। तो उन्होंने फिर किस मौके पर और किस मौके पर क्या कहा सुने। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का बेहतरीन वक्त वो था जब हमारे सदर को लेने के लिए अमेरिका का सदर रिपोर्ट, और वो वक्त कौन सा है? अयूब खान का। जी अच्छा, एक तो सलीम बुखारी साहब ने भी बात की है और सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड आ रहा है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की शायद ये कोशिश है। तो एक बात मैं बहुत वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि कायद आज़म का पाकिस्तान को पार्लिमानी निज़ाम देना, ये उनके ज़ाती एहतराम की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी दानिशमंदी की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में 62% पंजाब है, पाकिस्तान में 62% पंजाब है, और अगर आप पंजाब सिर्फ पंजाब को चाहते हैं कि वो उसका सदर
पूरे पाकिस्तान पे हुक्मरानी करे तो पाकिस्तान एक विफाकी ममलकत है, पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है सदारती निज़ाम, ये नहीं चल सकता। दूसरी बात ये कि दुनिया में जिस जमहूरी निज़ाम ने जहाँ आवाम को सबसे ज़्यादा खुशहाली दी, पैसे दिए, सहूलतें दी, वो उनमें एक मुल्क है बरतानिया। वहाँ पर जो स्पीकर है वो पार्टी का नहीं होता, वो उसका होता है। और हमें अगर पाकिस्तान में जमहूरियत के ज़्यादा फल लेने हैं, ज़्यादा फ़वाइद लेने हैं, तो हमारे स्पीकर को भी चाहिए कि वो बरतानिया के फॉलो करे। लेकिन बरतानिया में स्पीकर के मुकाबले में इलेक्शन में कोई खड़ा भी नहीं होता। और दूसरा ये है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो लेबर पार्टी के मेंबर को स्पीकर बनाती है और वोट देती है, और जो स्पीकर है वो भी साबित करता है तो वो इस कौम की। आप क्या तजवीज़ करते हैं पाकिस्तान में? मैं तजवीज़ करता हूं कि स्पीकर को एक इखलाकी तौर पर बहुत बुलंद होना चाहिए और इखलाकी तौर पर बहुत मजबूत होना चाहिए। और बरतानिया पे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, किताबें फेंक रहे हैं, वो किताब फेंक रहे हैं, अंजम जो उसको बात कर रहा कबूल है, करने को तैयार नहीं है ये स्पीकर। जावेद अंजम की बात कुछ और, अंजम आइडियलिज्म की बात प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आराम से, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं, मैं तुम्हारे मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, बात ये है कि यूरोप में वो कॉन्स्टिट्यूंसी पे कोई और नहीं कर, लेकिन अंजम से मैंने सवाल किया कि यहाँ पे क्या तरीका कार अख्तियार किया, ये सोचेगा अंजम, फिर हमें नेक्स्ट मीटिंग में बताएगा अंजम, कोई हम तरीका सोचते हैं। देखिए मैं प्लीज सर प्लीज, पार्टी का जब बंदा होता है, जो स्पीकर नॉमिनेट हो जाता है ना, then he is supposed to be a non-partisan। ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है 1973 की है। तो यही और इधर स्पीकर साहब क्या कर रहे हैं? और स्पीकर साहब प्राइम मिनिस्टर से ग्रीन सिग्नल ले रहे हैं कि मुझे हमारा स्पीकर जो है, हमारा स्पीकर खुद देख रहा है कि बुजरा जो है वो किताबें फेंक रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, और वो पार्टी की हिमायत करते हुए सिर्फ 7 बंदों कर रहा है। स्पीकर को इखलाकी तौर पे बड़ा आदमी बनना पड़ेगा। और वो ये भी कहते हैं कि मैंने ठोस बुनियादों पे वीडियो देख के फैसले। जावेद मैंने ब्रेक वाकये के बाद स्पीकर को खुद ब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। ये क्या बातें करते हो यहाँ पे? रेलवे बिल्कुल दे देना चाहिए। वजीर ने क्या कहा? वजीर ने कहा था कि क्या मैं इस्तीफा दे दूं तो लोग जिंदा हो जाएंगे। वो कहेगा क्या मैं इस्तीफा दे दूं पार्लियामेंट जमहूरी बच जाएगी। ख्वाजा, मुझे ब्रेक पे जाने से पहले एक बात मैं कह दूं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिप्लेस करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाने के लिए सबसे पहले इनको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, और मेरा नहीं ख्याल कि आइन में तरमीम करने के लिए इनके पास वोट हैं। मुझे जाने ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वाजा नज़ात। अब कराची का मामला, लेकिन कराची के पर मामले पे बात करने से पहले मैं एक बात करूंगा कि जब हम बात कर रहे थे, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की बड़ी इज्जत थी, और एक ऐसे दौर का हवाला दिया जो जिसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो ब्रेक में हम बात कर रहे थे बुखारी साहब से, तो बुखारी साहब ने कहा कि जहाँ तक किसी को आके वसूल या रिसीव करने का तल्लुक़ है किसी सरबराह का दूसरे सरबराह को, तो ये कुछ बता रहे थे कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से माओ ज़ेडुंग का रवैया क्या था। जी आप सर कुछ बता रहे हैं, हम शेयर कर दें हमारे साथ। जब उम्र के ऐसे हिस्से पे पहुंचे जहां वो पब्लिक सेरेमनीज में अपीयर नहीं हो सकते थे, तो पॉलिट ब्यूरो ने उनसे कहा कि अब आप हेड ऑफ स्टेट्स को रिसीव करने के लिए, मिलने के लिए या मुज़ाकरात के लिए नहीं आएंगे आगे। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि मैं इस पाबंदी का या इस ख्वाहिश का एहतराम करूँ, एक वर्ल्ड लीडर से मैं मिलना चाहता हूँ। तो पॉलिट ब्यूरो ने जब इस्तफसार किया कि किससे, तो उनका ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज स्पेशली फ्लोन फ्रॉम इस्लामाबाद। वो उनसे, ही इज़ द लास्ट हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट टू हैव एवर मेट माओ ज़ेडुंग। और उसी मुलाकात में उन्होंने अपनी वो कैप माओ ज़ेडुंग ने जो थी, और वो अपनी जो जैकेट जो यहाँ पट्टी, जिसके बाद यहाँ वजीरों की यूनिफॉर्म के ऊपर भी वो पट्टी आ गई थी। लास्ट बात, और अगर इस्तकबाल आपने देखने हैं तो फिर जिन जिन मुल्कों में वो गए हैं, वो वर्ल्ड विंड टूर में आपको याद कराना चाहता हूँ, जिसके नतीजे में सेकंड इस्लामिक समिट हुई थी, जो 13 मुल्कों का दौरा किया था उन्होंने। मैं उनका इस्तकबाल देखेंगे। मैंने इसलिए बात ये की क्योंकि जो हमारे प्रोग्राम देखने वाले नौजवान भी हैं, उनको कुछ नहीं पता। जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, वो 21-22 साल के, उनको कुछ नहीं पता पाकिस्तान की तारीख है। जो 80 के बाद पैदा हुए, उन्हें तो सिलसिले कोई नहीं पता, किताबों में कहीं पढ़ लेते हैं। वो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अलादीन पार्क की 450 दुकानें गिरानी थी, वो कुछ नहीं गिरी, सिर्फ छेद किए। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो नहीं, मैं इसलिए पढ़ूँ कि तुम्हें अपडेट हो जाए कि चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पार्क में बच्चे जाते थे, आपने यहाँ पे क्लब बना लिया, 9 लाख रुपए की आपने मेंबरशिप दी, और मुझे ये बताओ कि ये वही कंपनी जिसने टैक्स भी माफ़ कराया, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन देता हूँ, खाली करो इसको। हाँ देखिए, एक तो आज अटॉर्नी जनरल भी कोर्ट में पेश हुए थे, और अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि अगर आपके हुक्म पे तामील फौरी तौर पर की जाए तो
1000 लोग मुतासर होंगे और इसलिए उन्हें जो है वो मोहलत दी जाए। और अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि एक इंसानी अलमिये का अंदेशा है कराची में। चीफ जस्टिस ने क्या कहा? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स तो नहीं, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा तो चीफ जस्टिस कुछ नहीं कहा। चीफ जस्टिस ने जो कहा वो शाया नहीं हुआ, ना टेलीविजन ने दिखाया, लेकिन बात यह है कि 450 दुकानें गिराई जाने चीफ जस्टिस ने ये कहा, ये अदालत गुजर नाला और औरंगी नाला पर मुतबादिल प्लान तलब करते हुए पूछा कि किधर है। जब मैंने एक मिनट जब उसने कहा चीफ जस्टिस ने कि जनाब किधर है, गुजर नाले के लोगों को उठा रहे हो, औरंगी नाले के बंदों को उठा रहे हो, जो मैंने एक मुतबादिल प्लान दिया था कहाँ है? मुतासिरीन को बात करने के लिए सिंध हुकूमत के पास क्या प्लान है? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। अच्छा, प्लान में चीफ जस्टिस ने कहा कराची के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है, शहर को दानिस्ता तौर पे तबाह किया गया। अच्छा, अब भाई बात फिर वही है कि 450 दुकानें हैं, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और शहर को तबाह, शहर जो है वो दो नजरें हैं। एक तो यह है कि शहर जो है वो कारों के लिए खुला होना चाहिए, अरौसा के लिए बहुत दरख्शा होना चाहिए। अगर बिल्डिंगें गिराई जाएंगी तो इसमें कारें गुजरेंगी। सुन लो ना, नहीं आप सुन लो, मुझे समझाओगे ना, बात पूरी हो जाए। समय आप कह रहे हैं ना, कल भी आपने ये कहा ना कारों वालों का कि बिल्डिंग गिरेगी तो कारें वहां से गुजरेंगी। हाँ, ये अच्छा, कारों के लिए खुली सड़कें बनाने की वो कोशिश पार्क की बात कर रहे हैं, बच्चों पार्क के भी लिए। जो है ये तो अच्छी ना, बात है। अपर मिडिल क्लास, सुन बच्चों के लिए पार्क कह रहे हैं भाई। बात यह है कि बच्चों के लिए और अपर मिडिल क्लास के लिए शहर को खूबसूरत, शहर को खूबसूरत होना चाहिए, दरख्शा होना चाहिए, लेकिन फायदा नहीं होगा। लेकिन जो शहर है खूबसूरत होगा, हाँ फायदा होगा, लेकिन शहर जो नजर आ रहा है आपको कराची, ये मजदूरों ने बेलचे से मजदूर कौन से हटाया गया है? और यार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मुतबादिल प्लान का वो आपको नजर नहीं आ रहा। मजदूर जो है, मजदूर जब शहर आबाद होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब मुतबादिल, मैंने कहा है कि किधर है लेके आओ प्लान। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा ना, जवाब आगे चलो कि शहर में जितनी भी कच्ची आबादियां हैं, कराची शहर में और लाहौर की भी बात कर रहा हूं, लेकिन कराची की बात कर रहा हूं खास तौर पे, कि जितनी भी कच्ची आबादियां सारी गैर कानूनी है, लेकिन सारी गिराना बड़ी ज्यादती होगी। अच्छा, नाले भी, इसमें भी जो तामीर है वो गैर कानूनी है, लेकिन यह है कि जो पाकिस्तानी शहरी पैदा हुआ है उसका जमीन पे जिंदा रहना हक है। इसलिए ये इमारतें, एक मेरी तजवीज़ यह है कि ये इमारतें गिराने की बजाय शहर के जो बड़े दानिश्वर टाउन प्लानर और इंटेलेक्चुअल और तहजीब के माहिर लोग हैं, कराची में कमी नहीं है, उनकी एक कमेटी बनाई जाए। अगर ये इमारतें और ये दुकानें 450 और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें अगर ये शहर में कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं कर रही, शहर का गला नहीं घोट रही, शहर तो इनको ऐसी जगह दिया जाए, कुछ फाइन कर दिया जाए, जाने में दिक्कत हो रही है रेगुलर करने के लिए कि वहां पे बहस किया है कि गैर कानूनी प्रॉपर्टी पर बहस है, गैर कानूनी पार्कों को कन्वर्ट करना, रेगुलराइज कर दिया जाए अगर नुकसान नहीं हो रहा कराची को। देखिए, एक मेरी गुजारिश ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पहले तो ये तय कर लें, ये सारे फतवे जारी करते हुए, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर अमल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर तो उसके ऊपर अमल होना चाहिए और वो कोई ढंग की बात कर रहे हैं, तो फिर ये बाकी की तौजीहात सारी जो है वो बेमानी है। अगर हम रिट चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की कि नहीं जनाब उनको तो अकल ही नहीं है, वो तो हमें बस जज्बाती फैसले कर रहे हैं, फिर अलग बात है। देखिए, मास्टर प्लान है शहर का, वो मैंने बनाया था, मैंने ईजाद किया था, उसकी वायोलेशन नहीं होनी चाहिए थी, ये कानून है। इस कानून के अंदर रहते हुए जो बात अंजुम रशीद कर रहे हैं वो और तरह से मैं कह देता हूँ कि भाई ठीक है, इनको आप डिसलॉज कर रहे हैं इसलिए कि समथिंग इलीगली वाज कंस्ट्रक्टेड, इनको मुतबादिल जगह दें, इनके लिए मुतबादिल रिहायशी कोई इंतजाम कर दें। मैं आपकी बात वो अलग बात है, लेकिन एनक्रोचमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला नॉलेज के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये कह चुका है कि इनके लिए मुतबादिल बंदोबस्त किया जाए और फी फैमिली 20,000 रुपया दिया जाए जब तक ये अपनी अरेंजमेंट नहीं करते। बात यह है कि कानून को कहीं तो स्टैब्लिश होना है ना, गिराने से पहले बंदोबस्त सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक ऑर्डर करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे सबको पकड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बुलाया, महकमे को उन्होंने कहा कि ये जो महकमे करते रहे हैं उनको लाओ, उनको निकालो। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस दिया इस बात का भी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जावेद आज नोटिस दिया है इस बात का, इंसानी अलमिया नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि इंसानों को इंसान समझा जाए, एक एक जिम्मेदार बंदे को पकड़े, कानून इंसानों के लिए होता है, सब कुछ टूटेगा। ये सब आप लोगों ने तजावुज़ात कराई हैं, केएफसी का कोई मुलाजिम काम करता नजर नहीं आता। ख्वाजा एक डिबेट है, इसके दो रुख हैं। 3-4 दिन से अंजम साहब एक रुख को बताते हैं, हम उसके उस रुख को बताते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है। लेकिन
इस पर डिबेट होनी चाहिए और कराची में होनी चाहिए। मैं हैरान हूँ कि कराची की किसी सिविल सोसाइटी ने, जिनका ये नाम ले रहा है अंजम, उनके दानश्वरों ने, उनके लिखारियों ने, उनके सीनियर जर्नलिस्टों ने, किसी ने अभी तक कोई गाइडेंस नहीं हमें की, कोई पोजीशन नहीं ली। तो मेरा ख्याल है जब तक वो पोजीशन को लेंगे तो फिर हम उस पर दोबारा अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं आज के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।